साहित्य निधि में प्रस्तुत है अज्ञेय जी की एक प्रसिद्ध कहानी हीली बोन की बत्तखें। तो शुरू करते हैं कहानी। हीली बोन ने बुहारी देने का ब्रश पिछवाड़े के बरामदे के जंगले से टेक कर रखा और पीठ सीधी करके खड़ी हो गई। उसकी थकी थकी सी आंखें पिछवाड़े के गीली लाल मिट्टी के काई ढके किंतु साफ फर्श पर टिक गई। काई जैसे लाल मिट्टी को दिखने देकर भी एक चिकनी झिल्ली से उसे छाए हुए थी। वैसे ही हीली बोन की आंखों पर भी कुछ छा गया, जिसके पीछे आंगन के चारों ओर तरतीब से सजे हुए जेरेनियम के गमलों, दो रंगीन बेत की कुर्सियों और रस्सी पर टंगे हुए 3-4 धुले हुए कपड़ों की प्रतिच्छवि रहकर भी न रही। और कोई और गहरे देखता तो अनुभव करता कि सहसा उसके मन पर भी कुछ शिथिल और तंद्रा में छा गया है, जिससे उसकी इंद्रियों की ग्रहणशीलता जो कि त्यों रही, पर ग्रहित छाप को मन तक पहुंचाने और मन को उद्वेलित करने की प्रणालियां रुद्ध हो गई हैं। किंतु हठात वो चेहरे का चिकना बुझा हुआ भाव खुरदरा होकर तनाया। इंद्रियां सजग हुईं, दृष्टि और चेतना केंद्रित, प्रेरणा प्रबल। हीली बोन के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और वो बरामदे से दौड़कर आंगन पार करके एक और बने हुए छोटे से बाड़े पर पहुंची। वहां उसने बाड़े का किवाड़ खोला और फिर ठिठक गई। एक और हल्की सी चीख उसके मुंह से निकल रही थी, पर वो अधबीच में ही रवहीन होकर एक सशक्ति सी लंबी सांस बन गई। पिछवाड़े से कुछ ऊपर की तरफ पहाड़ी रास्ता था। उस पर चढ़ते व्यक्ति ने वो अनोखी चीख सुनी और रुक गया। मुड़कर उसने हीली बोन की ओर देखा, कुछ झिझका, फिर जरा बढ़कर बाड़े के बीच के छोटे से बांस के फाटक को ठेलता हुआ भीतर आया और विनीत भाव से बोला, खूब लाई। हीली बोन चौंकी। खूब लाई खासिया भाषा का राम राम है, किंतु ये उच्चारण परदेसी है और स्वर अपरिचित। ये व्यक्ति कौन है? फिर भी खासिया जात के सुलभ आत्मविश्वास के साथ तुरंत संभल कर और मुस्कुराकर उसने उत्तर दिया, खूब लाई। और क्षण भर रुककर फिर कुछ प्रश्न सूचक स्वर में कहा, आइए आइए। आगंतुक ने पूछा, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अभी चलते चलते शायद कुछ। नहीं, वो कुछ नहीं। कहते कहते हीली का चेहरा फिर उदास हो आया। अच्छा आइए देखिए। बाड़े के एक ओर 8-10 बत्तखें थीं। बीचों बीच फर्श रक्त से स्याह हो रहा था और आसपास बहुत से पंख बिखर रहे थे। फर्श पर जहाँ तहाँ पंजों और नाखूनों की छापें थीं। आगंतुक ने कहा, लोमड़ी। हाँ, ये चौथी बार है। इतने बरस में कभी ऐसा नहीं हुआ था, पर अब दूसरे तीसरे दिन एक आध बत्तख मारी जाती है और कुछ उपाय नहीं सूझता। मेरी बत्तखों पर सारे मंडल के गांव ईर्ष्या करते थे। स्वयं सीएम के पास भी ऐसा बढ़िया झुंड नहीं था। पर अब हीली चुप हो गई। आगंतुक भी थोड़ी देर चुपचाप फर्श को और बत्तखों को देखता रहा। फिर उसने एक बार सिर से पैर तक हीली को देखा और मानो को सोचने लगा। फिर जैसे निर्णय करता हुआ बोला, आप ढिठाई न समझें तो एक बात कहूँ? कहिए। मैं यहाँ छुट्टी पर आया हूँ और कुछ दिनों नांग थलेम ठहरना चाहता हूँ। शिकार का मुझे शौक़ है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस डाकू के घात में बैठूँ। फिर हीली की मुद्रा देखकर जल्दी से, नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मैं तो ऐसा मौका चाहता हूँ। आपके पहाड़ बहुत सुंदर हैं, लेकिन लड़ाई से लौटे हुए सिपाही को छुट्टी में कुछ शगल चाहिए। आप ठहरे कहाँ हैं? बंगले में। कल आया था, 5-6 दिन रहूँगा। सवेरे सवेरे घूमने निकला था। इधर ऊपर जा रहा था कि आपकी आवाज़ सुनी। आपका मकान बहुत साफ और सुंदर है। हीली ने एक रूखी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, कोई कचरा फैलाने वाला जो नहीं है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आगंतुक ने फिर हीली को सिर से पैर तक देखा। एक प्रश्न उसके चेहरे पर झलका, किंतु हीली की शालीन और अपने में सिमटी सी मुद्रा ने जैसे उसे पूछने का साहस नहीं दिया। उसने बात बदलते हुए कहा, तो आपकी इजाज़त है ना? मैं रात को बंदूक लेकर आऊँगा। अभी इधर आसपास देख लूँ कि कैसी जगह है और किधर से गोली किधर चलाई जा सकती है। आप शौकिया आते हैं तो ज़रूर आइए। मैं इधर को खुलने वाला कमरा आपको दे सकती हूँ। कहकर उसने घर की ओर इशारा किया। नहीं नहीं, मैं बरामदे में बैठ लूँगा। ये कैसे हो सकता है? रात को आंधी बारिश आती है, तभी तो मैं कुछ सुन नहीं सकी रात। वैसे आप चाहें तो बरामदे में आराम कुर्सी भी डलवा दूंगी। कमरे में सब सामान है। हीली कमरे की ओर बढ़ी मानो कह रही हो, देख लीजिए। आपका नाम पूछ सकता हूँ? हीली बोन येरवा।
मेरे पिता सीएम के दीवान थे। मेरा नाम दयाल है, कैप्टन दयाल, फौजी इंजीनियर हूँ। बड़ी खुशी हुई। आइए अंदर बैठेंगे। धन्यवाद, अभी नहीं, आपकी अनुमति हो तो शाम को आऊँगा। खूब बुलाई। हीली कुछ रुकते स्वर में बोली, खूब बुलाई, और बरामदे में मुड़कर खड़ी हो गई। कैप्टन दयाल बाड़े से बाहर होकर रास्ते पर हो लिए और ऊपर चढ़ने लगे, जिधर नई धूप में चीड़ की हरियाली दुरंगी हो रही थी और बीच बीच में बुरुंश के गुच्छे गुच्छे गहरे लाल फूल मानो कह रहे थे, पहाड़ के भी हृदय है, जंगल के भी हृदय है। दिन में पहाड़ की हरियाली काली दिखती है, ललाई आग सी दीप्त, पर सांझ के आलोक में जैसे लाल ही पहले काला पड़ जाता है। हीली देख रही थी बुरुंश के वे इक्के दुक्के गुच्छे न जाने कहाँ अंधकार लीन हो गए हैं, जबकि चीड़ के वृक्षों के आकार अभी एक दूसरे से अलग स्पष्ट पहचाने जा सकते हैं। क्यों रंग ही पहले बुझता है, फूल ही पहले ओझल होते हैं, जबकि परिपार्श्व की एकरूपता बनी रहती है। हीली का मन उदास होकर अपने में सिमट आया। सामने फैला हुआ नाम थेम का पार्वतीय सौंदर्य जैसे भाप बनकर उड़ गया। चीड़ और बुरुंश, चट्टानें, पूर्व पुरुषों और स्त्रियों की खड़ी और पड़ी स्मारक शिलाएं, घास की टीलों सी लहरें, दूर नीचे पहाड़ी नदी का ताम्र मुकुर, मखमली चादर में रेशमी डोरे सी झलकती हुई पगडंडी, सब मूर्त आकार पीछे हटकर तिरोहित हो गए। हीली की खुली आंखें भीतर की ओर को ही देखने लगीं, जहां भावनाएं ही साकार थीं और अनुभूतियां ही मूर्त। हीली के पिता उस छोटे से मांडलिक राज्य के दीवान रहे थे। हीली 3 संतानों में सबसे बड़ी थी और अपनी दोनों बहनों की अपेक्षा अधिक सुंदर भी। खासियों का जाति संगठन स्त्री प्रधान है। सामाजिक सत्ता स्त्री के हाथों में है और वो अनुशासन में चलती नहीं, अनुशासन को चलाती है। हीली भी मानो नांग थलेम की अधिष्ठात्री थी। नांग क्रेम के नृत्योत्सव में जब सभी मंडलों के स्त्री पुरुष खासिया जात के अधिदेवता नगाधिपति को बलि देते थे और उसके मृत प्रतिनिधि अपने सीएम का अभिनंदन करते थे, तब नृत्य मंडली में हीली ही मौन सर्वसम्मति से नेत्री हो जाती थी और स्त्री समुदाय उसी का अनुसरण करता हुआ झूमता था, इधर और उधर, आगे और दाएं और पीछे। नृत्य में अंग संचालन की गति न द्रुत थी न विस्तीर्ण, लेकिन कंपन ही सही, सिहरन ही सही, वो थी तो उसके पीछे पीछे सारी समुद्र उसकी अंग भंगिमा के साथ लहरें लेता था। एक नीरस सी मुस्कान हीली के चेहरे पर दौड़ गई। वो कई बरस पहले की बात थी। अब वो 34वां वर्ष बिता रही है। उसकी दोनों बहनें ब्याह करके अपने अपने घर रहती हैं। पिता नहीं रहे और स्त्री सत्ता के नियम के अनुसार उनकी सारी संपत्ति सबसे छोटी बहन को मिल गई। हीली के पास है यही एक कुटिया और छोटा सा बगीचा, देखने में आधुनिक साहबी ढंग का बंगला, किंतु उस कांच और पर्दे के आडंबर को संभालने वाली इमारत वास्तव में क्या है? टीन की चादर से छूता हुआ चीड़ पर चौखटा, नरसल की चटाई पर गारे का पलस्तर और चारों ओर जरेनियम, जो गमले में लगा लो तो फूल है, नहीं तो निरी जंगली बूटी। ये कैसे हुआ कि वो नांग क्रेम की रानी आज अपने 34वें वर्ष में इस कुटी से जरेनियम के गमले संवारती बैठी है और अपने जीवन में ही नहीं, अपने सारे गांव में अकेली है? अभिमान? स्त्री का क्या अभिमान? और अगर करे भी तो कनिष्ठा करे तो उत्तराधिकारिणी होती है, वो तो सबकी बड़ी थी, केवल उत्तरदायिनी। हीली के होंठ एक विद्रूप की हंसी से कुटिल हो आए। युद्ध की अशांति के इन 3-4 वर्षों में कितने ही अपरिचित चेहरे देखे थे, अनोखे रूप, उल्लसित, उच्छ्वसित, लोलुप, गर्वित, याचक, पाप संकुचित, दर्प स्फीत मुद्राएं। और ये जानती थी कि इन चेहरों और मुद्राओं के साथ उसके गांव की कई स्त्रियों के दुख, सुख, तृप्ति और अशांति, वासना और वेदना, आकांक्षा और संताप उलझ गए थे। यहाँ तक कि वहाँ के वातावरण में एक पराया और दूषित तनाव आ गया था, किंतु वो उससे अछूती ही रही थी। ये नहीं कि उसने इसके लिए कुछ उद्योग किया था, कि उसे गुमान था, नहीं, ये जैसे उसके निकट कभी यथार्थी नहीं हुआ था। लोग कहते थे कि हीली सुंदर है पर स्त्री नहीं है। वो बाम्बी क्या जिसमें सांप नहीं बसता? हीली की आंखें सहसा और भी घनी हो आईं। नहीं, इससे आगे वो नहीं सोचना चाहती। व्यथा मरकर भी व्यथा से अन्य कुछ हो जाती है। बिना सांप की बाम्बी अपरूप अनर्थक मिट्टी का ढूंढ। यद्यपि वो याद करना चाहती तो याद करने को कुछ था, बहुत कुछ था।
प्यार उसने पाया था और उसने सोचा भी था कि नहीं, कुछ नहीं सोचा था। जो प्यार है, जो प्यार पाता है, वो क्या कुछ सोचता है? सोच सब बाद में होता है, जब सोचने को कुछ नहीं होता। और अब वो बत्तखें पालती है। इतनी बड़ी, इतनी सुंदर बत्तखें खासिया प्रदेश में और नहीं हैं। उसे विशेष चिंता नहीं है। बत्तखों के अंडों से इस युद्ध काल में 4-5 रुपए रोज की आमदनी हो जाती है और उसका खर्ची क्या है? वो अच्छी है, सुखी है, निश्चिंत है। लोमड़ी, किंतु वो कुछ दिन की बात है, उनका तो उपाय करना ही होगा। वो फौजी अफसर जरूर उसे मार देगा, नहीं तो कुछ दिन बाद थेंग क्यू के इधर आने पर वो उसे कहेगी कि तीर से मार दे या जाल लगा दे। कितनी दुष्ट होती है लोमड़ी! क्या रोज 2-1 बत्तख खा सकती है? व्यर्थ का नुकसान। सभी जंतु जरूरत से ज़्यादा घेर लेते और नष्ट करते हैं। बरामदे के काठ के फर्श पर पैरों की चाप सुनकर उसका ध्यान टूटा। कैप्टन दयाल ने एक छोटा सा बैग नीचे रखते हुए कहा, लीजिए मैं आ गया, और कंधे से बंदूक उतारने लगे। आपका कमरा तैयार है, खाना खाएंगे? धन्यवाद, नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। रात काटने को कुछ ले भी आया बैग में। मैं ज़रा मौका देख लूँ तभी आता हूँ। आपको नाहक तकलीफ़ दे रहा हूँ लेकिन। हीली ने व्यंग्यपूर्वक हंसकर कहा, इस घर में न सही पर खासिया घरों में अक्सर पलटनिया अफसर आते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल मालूम ना हो। कैप्टन दयाल खिसिया से गए, फिर धीरे धीरे बोले, नीचे वालों ने हमेशा पहाड़ वालों के साथ अन्याय ही किया है। समझ लीजिए कि पातालवासी शैतान देवताओं से बदला लेना चाहते हैं। हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी और आकाश पहले एक थे, पर दोनों को जोड़ने वाली धमनी इंसान ने काट दी। तब से दोनों अलग हैं और पृथ्वी का घाव नहीं भरता। ठीक तो है। कैप्टन दयाल बाड़े की ओर चले गए। हीले ने भीतर आकर लैंप जलाया और बरामदे में लाकर रख दिया, फिर दूसरे कमरे में चली गई। रात के 2-2:30 बजे बंदूक की धाएं सुनकर हीली जागी और उसने सुना कि बरामदे में कैप्टन दयाल कुछ खटर पटर कर रहे हैं। शब्द से उन्होंने जाना कि वो बाहर निकल गए हैं और थोड़ी देर बाद लौट आए हैं। तब वो उठी नहीं। लोमड़ी जरूर मर गई होगी और सवेरे भी देखा जा सकता है, ये सोचकर वो फिर सो रही। किंतु पौ फटते न फटते फिर वो जागी। खासिया प्रदेश के बंगलों की दीवारें असल में तो केवल काठ के पर्दे ही होते हैं। हीली ने जाना कि दूसरे कमरे में कैप्टन दयाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब वो भी जल्दी से उठी, आग जलाकर चाय का पानी रख मुंह हाथ धोकर बाहर निकली। क्षण भर अनिश्चय के बाद वो बत्तखों के बाड़े की तरफ जाने को ही थी कि कैप्टन दयाल ने बाहर निकलते हुए कहा, खूब लाई मिसेरवा, शिकार जख्मी हो गया पर मिला नहीं, अब खोज में जा रहा हूँ। अच्छा, कैसे पता लगा? खून के निशानों से। जख्म गहरा ही हुआ है, घसीट कर चलने के निशान साफ दिखते थे। अब तक बचा नहीं होगा, देखना यही है कि कितनी दूर गया होगा। मैं भी चलूँगी, उस डाकू को देखूँ तो, कहकर हीली लपक कर एक बड़ी डाव उठा लाई और चलने को तैयार हो गई। खून के निशान चीड़ के जंगल को छूकर एक ओर मुड़ गए जिधर ढलाव था, और आगे जरैंत की झाड़ियाँ जिनके पीछे एक छोटा सा झरना बहता था। हीली ने उसका जल कभी देखा नहीं था, केवल कलकल शब्द ही सुना था। जरैंत का झुरमुट उसे बिल्कुल छाए हुए था, निशान झुरमुट तक आकर लुप्त हो गए थे। कैप्टन दयाल ने कहा, इसके अंदर घुसना पड़ेगा, आप यहीं ठहरिए। उधर ऊपर से शायद खुली जगह मिल जाए, वहाँ से पानी के साथ साथ बढ़ा जा सकेगा। कहकर हीली बाएं को मुड़ी और कैप्टन दयाल साथ हो लिए। सचमुच कुछ ऊपर जाकर झाड़ियाँ कुछ विरल हो गई थीं और उनके बीच में घुसने का रास्ता निकाला जा सकता था। यहाँ कैप्टन दयाल आगे हो लिए, अपनी बंदूक के कुंदे से झाड़ियाँ इधर उधर ठेलते हुए रास्ता बनाते चले। पीछे पीछे हीली हटाई हुई लचकीली शाखाओं के प्रत्याघात को अपनी डाव से रोकती हुई चली। कुछ आगे चलकर झरने का पाट चौड़ा हो गया। दोनों ओर ऊंचे और आगे झुके हुए करारे, जिनके ऊपर जरैंत और हाली की झाड़ी इतनी घनी छाई हुई कि भीतर अंधेरा हो, परंतु पाट चौड़ा होने से मानो इस आच्छादन के बीच में एक सुरंग बन गई थी, जिसमें आगे बढ़ने में विशेष असुविधा नहीं होती थी। कैप्टन दयाल ने कहा, यहाँ फिर खून के निशान हैं, शिकार पानी में से इधर घिसट कर आया है। हीली ने मुंह उठाकर हवा को सूंघा, मानो सीलन और जरैंत की तीव्र गंध के ऊपर और किसी गंध को पहचान रही हो। बोली, ये तो जानवर की। हठात कैप्टन दयाल ने तीखे फुसफुसाते स्वर से कहा, देखो, श्श।
ठिठकने के साथ उनकी बाह ने उठकर हीली को भी जहाँ का तहाँ रोक दिया। अंधकार में कई एक जोड़े अंगारे से चमक रहे थे। हीली ने स्थिर दृष्टि से देखा। करारे में मिट्टी खोदकर बनाई हुई खो में या कि खो की देहरी पर नर लोमड़ी का प्राणहीन आकार दुबका पड़ा था। कास के फूल की झाड़ू सी पूंछ उसकी रानों को ढक रही थी, जहाँ गोली का जख्म होगा। भीतर शिथिल गात लोमड़ी उस शव पर झुकी खड़ी थी। शव के सिर के पास मुंह किए मानो उसे चाटना चाहती हो और फिर सहम को रुक जाती हो। लोमड़ी के पांवों से उलझते हुए 3 छोटे छोटे बच्चे कुनमुना रहे थे। उस कुनमुनाने में भूख की आतुरता नहीं थी। ना वे बच्चे लोमड़ी के पेट के नीचे घुसड़ पुसड़ करते हुए भी उसके थनों को ही खोज रहे थे। माँ और बच्चों में किसी को ध्यान नहीं था कि गैर और दुश्मन की आंखें उस गोपन घरेलू दृश्य को देख रही हैं। कैप्टन दयाल ने धीमे स्वर से कहा, यह भी तो डाकू होगी। हीली की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने फिर से कहा, इसे भी मार दें तो बच्चे पाले जा सकें। फिर कोई उत्तर न पाकर उन्होंने मुड़कर देखा और अचकचा कर रह गए। पीछे हीली नहीं थी। थोड़ी देर बाद कुछ प्रकृतस्थ होकर उन्होंने कहा, अजीब औरत है। फिर थोड़ी देर वो लोमड़ी को और बच्चे को देखते रहे। तब मुझे क्या कहकर वो अनमने से मुड़े और जिधर से आए थे वे उधर ही चलने लगे। हीली नंगे पैरी आई थी, पर लौटती बार उसने शब्द न करने का कोई यत्न किया हो ऐसा वो नहीं जानती थी। झुरमुट से बाहर निकलकर वो उन्माद की तेजी से घर की ओर दौड़ी और वहां पहुंचकर सीधी बाड़े में घुस गई। उसके तूफानी वेग से चौंक कर बत्तखें पहले तो बिखर गईं, पर जब वो एक कोने में जाकर बाड़े के सहारे टिककर खड़ी अपलक उन्हें देखने लगी, तब वे गर्दनें लंबी करके उचकती हुई सी उसके चारों ओर जुट गईं और क करने लगीं। वो अधैर्य हीली को छू न सका, जैसे चेतना के बाहर से फिसल कर गिर गया। हीली शून्य दृष्टि से बत्तखों की ओर ताकती रही। एक ढीठ बत्तख ने गर्दन से उसके हाथ को ठेला। हीली ने उसी शून्य दृष्टि से हाथ की ओर देखा। सहसा उसका हाथ कड़ा हो गया। उसकी मुट्ठी डाव के हत्थे पर भिंच गई। दूसरे हाथ से उसने बत्तख का गला पकड़ लिया और दीवार के पास खींचते हुए डाव के एक झटके से काट डाला। उसी अनदेखते अचूक निश्चय से उसने दूसरी बत्तख का गला पकड़ा, भिंचे हुए दांतों से कहा, अभागिन, और उसका सिर उड़ा दिया। फिर तीसरी, फिर चौथी, 5वीं, 11 बार डाव उठी और खट के शब्द के साथ बाड़े का खंभा कांपा। फिर एक बार हीली ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बाहर निकल गई। बरामदे में पहुंचकर जैसे उसने अपने को संभालने को खंभे की ओर हाथ बढ़ाया और लड़खड़ाती हुई उसी के सहारे बैठ गई। कैप्टन दयाल ने आकर देखा, खंभे के सहारे एक अचल मूर्ति बैठी है, जिसके हाथ लथपथ हैं और पैरों के पास खून से रंगी डाव पड़ी है। उसने घबरा कर कहा, यह क्या मिसेरवा? और फिर उत्तर ना पाकर उसकी आंखों का जड़ विस्तार लक्ष्य करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फिर धीमे से, क्या हुआ हीली? हीली कंधा झटक कर छिटक कर परे हटती हुई खड़ी हो गई और तीखेपन से थर्राती हुई आवाज से बोली, दूर रहो हत्यारे। कैप्टन दयाल ने कुछ कहना चाहा, पर अवाक ही रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा हीली की आंखों में वो निर्व्यास सूनापन घना हो आया है जो कि पर्वत का चिरंतन विजन सौंदर्य है। अभी आप सुन रहे थे अज्ञेय जी की कहानी हीली बोन की बत्तखें।